हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिजर्व बैंक की अपनी एक बॉडी है जो मनी सप्लाई पे लेके टाइम टू टाइम डिसीजन लेती है। अब 4 जून यानी फ्राइडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में रेपो रेट को वो चेंज नहीं करते हैं और रेपो रेट को वही रखते हैं जो कि पिछले 6 टर्म से चला आ रहा था। ऐसा क्यों किया है, किस वजह से किया है, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, स्पेशली इस टाइम में जब हमारी निगेटिव ग्रोथ रेट -7.3 रही है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया, लिंक ऊपर आपके अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे आप खुद देख के समझ जाओगे, जिसपे हमने एक डिस्कशन किया था कि -7.3% क्यों रहा है और क्वार्टरली भी उस पर हमने एक डिस्कशन किया था और एक आउटपुट देने की कोशिश की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में तमाम चीज़ें क्या है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या है वो डिस्कशन और क्या है वो चर्चा, जिस पे हम एक थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें तमाम चीज़ें क्या हैं जिस पे हमें बात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिस्कशन इस बात पे करेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का अब सबसे हाईएस्ट बैंक है, जो बैंकों से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन होता है उस डिसीजन में आरबीआई का एक अहम रोल होता है। आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके रोल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। जो उसकी अपनी करंट मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसको हम एक डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 तारीख को ये मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग में और भी क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर भी एक चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है कि ये आरबीआई की जो एमपीसी की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में 4 जून को क्या क्या चर्चा हुआ है। शुरू करने से पहले हर बार की तरीके से मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप माइक्रो और उसके साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ों को देख सकते हैं। करंट इकोनॉमिक अफेयर पे हम जाके करंट इकोनॉमिक इशू पे जो हमने बातें की हैं उन तमाम चीज़ों को अभी आप देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेशन अभी तक रहा है वो सेशन हमारा जिसको हमने नाम एक्सपर्ट्स ओपिनियन दिया है। और एक्सपर्ट्स ओपिनियन में अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को हमने बुलाया है और उस पर बात किया है। अभी जल्दी आने वाले टाइम में बस जल्द ही हम एक एपिसोड आने वाला है जिस पे हम -7.3% पे एक डिस्कशन करने। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सबसे पहले प्रेस रिलीज़ पे बात कर लेते हैं कि ये प्रेस रिलीज़ में क्या था। ये प्रेस रिलीज़ आप देख सकते हैं 4 तारीख का, 4 जून का है ये 2021 का, जिसमें हमने डिस्कशन किया है कि आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया और किस तरीके से डिसीजन लिया है। तमाम इन चीज़ों पे बातें हुई हैं। आरबीआई ने बताने की कोशिश किया है कि उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लेटेस्ट वो है उसको किस तरीके से रखा है, वो आप जाके नेट से भी चेक कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जिस तरीके से बातें रखी हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहा है वो मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बात की उसमें लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी की तरफ इशारा किया है। 4% रखा है, जिसमें यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट है और यहाँ पे जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या वो चीज़ है जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे के दिन इसका एक डिसीजन लिया गया है और जहाँ पे रेपो रेट को 4% पे रखा गया है 6 टाइम। अब देखिए रेपो रेट का क्या मामला होता है वो हम कई बार समझा भी चुके हैं आपको पास्ट में, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बार फिर से इसका चर्चा कर लेता हूँ, फिर से इसके ऊपर एक बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि आरबीआई होता है, यहाँ पे हमारा कमर्शियल बैंक होता है और हमारा यहाँ पे कस्टमर होता है। कस्टमर जो होता है वो या फिर ऑर्डिनरी सिटीज़न जो होता है वो कमर्शियल बैंक का कस्टमर होता है और कमर्शियल बैंक आरबीआई का कस्टमर होता है। आरबीआई
को मनी सप्लाई कितनी होगी इकोनॉमी के अंदर, ये पूरा राइट आरबीआई का होता है। यानी इकोनॉमी के अंदर कितना ज़्यादा पैसा पंप किया जाए, इकोनॉमी के अंदर कितना कम पैसा पंप किया जाए, ये आरबीआई डिसीजन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीआई है वो पैसा यहाँ पे कमर्शियल बैंक को पास ऑन करता है, और यहाँ से पैसा जो पास ऑन होता है वो ऑर्डिनरी कस्टमर को पास ऑन होता है। यानी अगर आरबीआई सस्ते ब्याज पे, यानी यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके समझाना चाहूँगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आरबीआई सस्ते ब्याज दर पे आरबीआई जो होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कम कर देता है, तो कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है ऑर्डिनरी कस्टमर्स को, उसको भी कम पैसे पे प्रोवाइड करता है। ये बात याद रखना चाहिए। यानी आरबीआई अगर सस्ता लोन देने लगेगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी सस्ता लोन किसको पहुंचाएगा, ऑर्डिनरी सिटीजन को पहुंचाएगा। लेकिन अगर आरबीआई महंगा लोन कर देगा तो ऑर्डिनरी कस्टमर को जो लोन मिलेगा वो महंगे प्राइजेस पे मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब आरबीआई ऐसा क्यों करता है, यहाँ पे एक सवाल है। आरबीआई इसलिए करता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिल्कुल बैठ गई है, जो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, उसको पंप किया जाए। कहने का मतलब ये कि आज के दौर में जब कोविड का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कस्टमर्स की लो है, जो कि अभी आरबीआई की हाल की रिपोर्ट में आई जिसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जिसको कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई जो होता है मार्केट में पैसा पंप करता है। तो पंप करने का जो तरीका होता है, जैसा मैंने अभी समझाया कि कमर्शियल बैंक को सस्ते लोन देता है ताकि कमर्शियल बैंक जो होता है वो ऑर्डिनरी कस्टमर को सस्ता पैसा आगे की तरफ प्रोवाइड करे। और जब कमर्शियल बैंक सस्ता लोन प्रोवाइड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, कल कारखाने चलना शुरू होंगे, दुकानें बनना शुरू होंगी, लोग घरों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया घर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इन्होंने 3.35% रखा है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को और यहाँ पे बैंक रेट को 4.25% का भी मैं बाद में भी डिस्कस कर लूँगा डिटेल में। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी तरफ इशारा है वो आप याद रखिएगा कि वो हमारा रेपो रेट होता है, वो हमारा रेपो रेट है। यानी ये वो रेट होता है जैसा मैंने बताया जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देता है। तो ये इसके बढ़ाने और घटाने से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और बात की तरफ इशारा हो रहा है, वो क्या है कि एमपीसी ऑफ आरबीआई इज़ विलिंग टू कंटिन्यू अकोमोडेटिव स्टैंस। आरबीआई इस वक्त चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर अकोमोडेटिव स्टांस बना रहे। अब अकोमोडेटिव स्टांस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए अकोमोडेटिव स्टांस को यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है। An accommodative stance means a central bank will cut rates to inject money into the financial system whenever needed। यानी अकोमोडेटिव स्टैंस बेसिकली एक तरीका होता है जिस तरीके के थ्रू सेंट्रल बैंक जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है, यानी कम ब्याज दर पे कमर्शियल बैंक को पैसा पहुंचाता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में मनी का फ्लो हो, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा एक तरीके से बहुत ज़्यादा पंप हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ चेंज इन दिस स्टांस टू न्यूट्रल मीन्स आरबीआई विल ऑल्टर रेट इन एनी डायरेक्शन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द सिस्टम। बेसिकली ये करने का जो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि रीज़न इसके पीछे होता है वो ये होता है कि आरबीआई एक्चुअली वांटेड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये काम करता है कि कितना मनी सप्लाई बढ़ाया जाए और घटाया जाए। अब देखिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन आ रहा है जिसकी तरफ हमको बात करना है वो ये है कि व्हाट मेक्स द आरबीआई टू होल्ड इंटरेस्ट रेट, यानी आरबीआई ने ये इंटरेस्ट रेट को होल्ड ऑन क्यों किया। यानी इंटरेस्ट रेट में स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं, स्पेशली हम जो रेपो रेट की बात कर रहे हैं वो आरबीआई ने 4% ही क्यों रखा। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। अब देखिए हुआ क्या कि जब आरबीआई देख रहा है कि अभी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट आया है वो -7.3% आया, और एक तरीके से थोड़ा सा Q4 में हमने पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी, लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ रेट आई है वो बहुत ख़राब आई है। तो उस ओवरऑल ग्रोथ रेट को रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो
वो आप समझ लीजिए कि डिमांड होती है, यानी डिमांड को किसी भी तरीके से आपको पुश करना है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू पुल द डिमांड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको डिमांड को पुल करके लेके आना है। और हमेशा आप याद रखिएगा कि डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बराबर रखने की कोई भी कंट्री जो होता है वो कोशिश करता रहता है। डिमांड सप्लाई को सुपरसीड ना कर जाए, इस पे भी हमेशा बात होती रहती है। अगर कभी उल्टा हो जाएगा, डिमांड ऊपर भाग जा रही है, तो प्राइजेस सामानों की बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाती है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है कि अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, यानी आरबीआई तुरंत आगे आया और एक उसने डिसीजन लिया कि मतलब एक पॉलिसी इंटरवीन किया है तुरंत कि जो आगे जो काम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, इस टाइप से कुछ चीज़ें ना हो कि हमारा जो निगेटिव ग्रोथ रेट है वो आगे हालात और ख़राब हो जाएं। टाइमली मेजरमेंट टू प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ सप्लाई चेन बॉटलनेक। अब देखिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई जो होती है अगर रुक जाए तो आप ये समझ लीजिएगा इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से आता है, प्राइजेस इकोनॉमी के अंदर बहुत तेज़ी से भागती है। जैसे इसका सिंपल सा एक साधारण सा एग्जांपल मैं दे दूं कि एक मार्केट में 10 सामान अवेलेबल है, 10 लोग मांगने वाले हैं, तो सामान का दाम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसी मार्केट में अगर 10 सामान है और 100 लोग मांगने वाले आ गए तो प्राइजेस जंप करने लगेगा। और 100 लोग तब आएंगे या फिर 10 सामान तब रह जाएगा जब हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई है वो बिल्कुल होल्ड हो जाए, वो बिल्कुल रुक जाए। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि नीड फॉर फिस्कल मॉनेटरी एंड सेक्टोरल सपोर्ट फॉर नॉर्मलसी। आरबीआई ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और रखी है कि हमको चारों तरफ से एक सपोर्ट चाहिए है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो जो सरकार बनाती है टैक्स से रिलेटेड, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो सेक्टोरल सपोर्ट है। सेक्टोरल मतलब जितने भी सेक्टर इकोनॉमी के अंदर वर्क कर रहे हैं, ये सारे लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, एक भरोसा दिलाने के लिए, इनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाला माहौल देने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट पोजीशन पे रखा। ओके, सो यहाँ पे बात अब अगले स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। जो अगला डिस्कशन हमारा ये है कि वाई द ग्रोथ रेट हैज़ बीन स्लैश्ड, यानी ग्रोथ रेट जो रुक गई है और इसमें कटौती आई है, उसके पीछे आरबीआई यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता है कि ये जो बहुत ज़्यादा गिरावट इकोनॉमी के अंदर देखा जा रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, उस प्रमुख कारण को फाइंड आउट करने की आरबीआई ने कोशिश की, या फिर ये रेपो रेट को कांस्टेंट रख के इसका जवाब देने की कोशिश की, मैं कह सकता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, अर्बन डिमांड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय सेकेंड वेव बट द अडॉप्शन ऑफ न्यू वर्किंग मॉडल फॉर बिजनेस स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर दैट आर नॉट contact intensive. Along with that there is a recovery in the global economy which will support the export sector. देखिए इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो ये हमारी अर्बन डिमांड होती है, ये अर्बन डिमांड जो है ये काफ़ी नीचे गई है। और काफ़ी नीचे जाने का एक कारण ये रहा कि जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो ज़्यादातर कहाँ पे हुआ? ज़्यादातर हमने देखा कि ज़्यादातर वो अर्बन एरियाज़ में हुआ। तो जब अर्बन एरियाज़ को हिट किया तो यहाँ पे लोग बाहर निकलने से बहुत डरने लगे, कोई भी सामान ख़रीदने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो बुरी तरीके से अर्बन जो पूरी डिमांड थी वो अफेक्टेड हुई थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हुई है, जो हम कह सकते हैं जो रिवाइवल की तरफ देखा जा रहा है, वो ये है कि सरकार ने या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवरऑल जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें जो नया बिज़नेस मॉडल आया है, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम भी कह सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका जिसके थ्रू हमने अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह को जो थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश किया है और सर्विस सेक्टर को थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश किया है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव नहीं है। यानी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब ये है कि यहाँ पे दूर दूर रह के भी हम अपने काम को कर सकते हैं, एक मशीन पे एक ही बंदे को लगा दिया, वही काम कर रहा है। सर्विस सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर पूरा है और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं। अदर देन होटल रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन ऑन वन मीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिखती है कि मतलब हाँ, ये जो नया बिज़नेस मॉडल बनाया गया है इसकी वजह से जो है चीज़ें बेहतर हो रही हैं या फिर बेहतर दिख भी सकती हैं, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो देखा अगर ये जाए कि आरबीआई ये देख रहा है कि भाई देखो ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है।
ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिकवर कर रही है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम रिकवर इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर जो भी सामानों को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको लोन सस्ते पैसे उनको देना शुरू कर दिया जाए, सस्ते ब्याज दर पे उनको लोन देना शुरू किया जाए, ताकि वो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि वो देश के अंदर सामान बनाए, ताकि कल कारखाने नए बने, ताकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हैं या फिर एक्सपोर्ट करने या एक्सपोर्ट वाला सामान बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट काम करना शुरू करें। जब वो काम करेंगी तो बड़े पैमाने पे उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मज़दूरों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो देश के अंदर बेरोज़गारी कहीं ना कहीं बेहतर लेवल पे बढ़ेगी। उसके बाद देखिए आरबीआई एक बात और मानता है जिसकी तरफ हमको डिस्कशन करना है, वो क्या है? वैक्सीनेशन प्रोसेस। वैक्सीनेशन प्रोसेस विल हेल्प टू नॉर्मलाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी क्विकली। यानी वैक्सीनेशन प्रोसेस, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे एक लेक्चर भी करने वाले हैं और आपको समझना भी चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस से इकोनॉमिक रिकवरी जुड़ी हुई है। यानी जितनी तेज़ वैक्सीनेशन होगा उतनी तेज़ लोग कॉन्फिडेंस के साथ वापस मार्केट में आएंगे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस उसी पुराने ट्रैक पे आ जाएगी जो कि 2020 मार्च से पहले हुआ करती थी। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस भी जो है, इसमें भी आरबीआई ये मान रहा है कि हाँ भाई इस चीज़ से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिकवर कर सकती है। तो अब रिकवर कर सकती है तो हम ऐसा क्या करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज़ी से रिकवर करे और तेज़ी से जो इकोनॉमिक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो बनता जाए, और उसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने इस रेट को कट डाउन किया है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एंड में आ रही है वो क्या है कि टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन द जीडीपी इज नाउ प्रोजेक्टेड एट 9.5%। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आरबीआई ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो 2021 और 22 का जो ग्रोथ रेट है उसकी जो प्रोजेक्शंस की हैं, वो प्रोजेक्शंस रेट क्या रखी हैं? वो प्रोजेक्शंस रेट 9.5% रखी है, और इससे पहले 10% से ज़्यादा था लेकिन बाद में उसको काट दिया है। अच्छा, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से है। इन्होंने माना कि क्वार्टर 1 में 18.5% ग्रोथ रेट होगी, क्वार्टर 2 में 7.9, क्वार्टर 3 में 7.2 और क्वार्टर 4 में 6.6। अब क्वार्टर 1 का क्या मतलब हुआ कि इस साल का अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 यानी जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और क्वार्टर 4 जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है जो इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? जिसके ऊपर मैं डिस्कशन भी आप लोगों से करना चाहता था, वो ये है कि हमारे यहाँ जो मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल नहीं है, और मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम ये समझ नहीं पाते हैं कि एक ख़राब पॉलिसी देश के अंदर जो है, एक ख़राब पॉलिसी कैसे इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करेगी, किस तरीके से करेगी, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या बात कहा। इन्फ्लेशन मतलब जब इकोनॉमी के अंदर सामानों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगें। तो मार्जिनल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पैनल हैज़ प्रोजेक्टेड द रिटेल इन्फ्लेशन एट द रेट 5.1%, यानी 5.1% रखा है। अब देखिए एक बात और बता देता हूँ, ये इन्फ्लेशन का जो मामला है, आरबीआई का मानना है कि 2% से लेकर 6% के बीच में हमेशा इन्फ्लेशन रहना चाहिए। यानी लोअर जो इन्फ्लेशन होता है वो 2% है और अपर जो इन्फ्लेशन है वो 6%, यानी ±4% हमेशा रहना चाहिए। और अगर नहीं रह रहा है दैट मीन्स कि इकॉनमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, जैसे द पैनल हैज़ ऑल्सो फॉरकास्टेड डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट फॉर द डिफरेंट क्वार्टर। जैसे अगर हम देखें तो भाई क्वार्टर 1 के लिए 5.2% है, क्वार्टर 2 के लिए 5.4, क्वार्टर 3 के लिए 4.7 और क्वार्टर 4 के लिए 5.3। यानी अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग रेट ऑफ इन्फ्लेशन को आरबीआई ने माना है कि ये इन्फ्लेशन रहेगा और हमको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं समझाना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसी वजह से हम ये समझते हैं कि मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो बहुत ज़्यादा थी,
5 साल 2 साल पहले या साल भर पहले इन्फ्लेशन बढ़ा तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले 50,000 में वो 20,000 अपनी इनकम सेव कर पाते थे, लेकिन प्राइजेस जो राइज हुई हैं ये किस वजह से हुए? पुअर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हुआ है कि अब वो सिर्फ 15 या 10,000 सेव कर पा रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी को लेके क्या प्लान किया है, ठीक है, यानी व्हाट इज द आरबीआईज प्लान विद रिगार्ड्स टू द लिक्विडिटी, विद रिगार्ड्स टू द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी आरबीआई जो है मनी सप्लाई को, मनी के फ्लो को लेके क्या सोचता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। द पैनल हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट रेगुलर ऑपरेशंस फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सबसे पहले तो आरबीआई ने ये कहा कि भाई हम जो रेगुलर सप्लाई चेक करते रहेंगे मनी सप्लाई की। द पैनल हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट अनदर ऑपरेशन अंडर द जीसैप। जीसैप क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। ये क्या होता है इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है कि आरबीआई एक हाथ से कुछ लेता है और दूसरे हाथ से पैसा दे देता है। तो जब भी इकोनॉमी सुस्त चलती रहती है तो उस वक्त होता क्या है कि आरबीआई को पैसा फेंकना होता है ताकि सबके पास पैसा आ जाए, सब लोग काम करने लगे, सब लोग मजदूरों को हायर करने लगे, सब लोग घर बनाने लगे, सब लोग फैक्ट्रियां खोलने लगे। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के थ्रू ये डिसाइड किया है कि हम 40,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी सामान को परचेज करते हो तो उसके बदले पैसा देते हो। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज करके सरकार को पैसा दे देगी ताकि सरकार बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उन पैसे को बहाना शुरू कर दे। अब देखिए उसके साथ ही साथ क्या डिसाइड किया, आउट ऑफ विच 10,000 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन, और इसमें जो 40,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्वायर करने का प्रोग्राम है उसमें 10,000 का क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन का ये जो सिक्योरिटी है वो परचेज करके सरकार पैसा बांट देगी। तो सरकारें जो होती हैं वो पैसे को ले जाएंगी, मनरेगा में लगाएंगी, हाईवे बनाएंगी, नेशनल हाईवे बनाएंगी, स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, तमाम चीज़ों पे कंस्ट्रक्ट पैसा खर्च करेगी और लोगों को इससे बहुत सारा रोजगार मिलेगा। तो ये तो था सारी चीज़ें जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को आप देखिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। कुछ कमी है, कुछ पॉजिटिव कमेंट है तो आप ज़रूर दीजिएगा हमें। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।